सौदा सौदा में आप सबका स्वागत है। तैयार हो जाइए बाजार की दमदार ओपनिंग के लिए। जी हां, लगभग सेंचुरी मारने के मूड में है एसजीएक्स निफ्टी। शुरुआत तो दमदार होगी। क्या 7,575 7,600 की रेंज में खुलेंगे। हांगकांग और जापान के बाजार दमदार प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और बाकी ताइवान, सिंगापुर, कोरिया सब मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। छोड़ दीजिए चाइना के बाजारों को जो सुस्ती में है, बाकी तमाम बाजारों में शानदार खरीदारी चल रही है। तो बस एक्शन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी कुछ 1.5-2 मिनट बाकी है। एक सवाल ले लिया जाए टेलीकॉम शेयरों पर। अगर टेलीकॉम कंपनियों के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जो कॉल ड्रॉप वाले मामले की सुनवाई है, जैन साहब, एक फैसला उनके लिए बुरा आ जाता है, जिसकी आशंका लोगों को है ही, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस मामले में रोक लगाने से इनकार कर दिया था कि 1 जनवरी से इन्हें हर्जाना देना पड़ेगा। कॉल ड्रॉप वाले मामले में भारी हर्जाना है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है तो फिर कौन सा टेलीकॉम शेयर शॉर्ट करना सबसे बेहतर होगा? अगर कोई पुट ऑप्शन लिया जाए किसी शेयर में तो वो बता दीजिए। अगर ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस देखोगे तो काफी वीकनेस है, नो डाउट। भारती ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन वहां पे भी एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखने को मिला है। तो आई थिंक भारती का 330 का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए सलाह दूंगा, जो कि अराउंड जी भारती का 330 का पुट जो करीब ₹5 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो खरीदने के लिए सलाह दूंगा। आई थिंक ₹2 का इसका स्टॉप लॉस लगा के नीचे के स्तर पे 12 से 13 रुपए का इसका लक्ष्य देख सकते हैं। इवन अगर आइडिया देखोगे तो काफी वीक है, बट क्लोज टू इस 52 वीक लो है। अगर वो ब्रीच कर देता है तो स्टॉक में भी काफी हद तक तेजी से गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन एक सेक्टर है जिसने देखिए पिछले पूरे साल अच्छा प्रदर्शन दिखाया और इस साल भी आप देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहा है, वो शुगर पैक। और हमने देखा है लंदन में कमोडिटी मार्केट में चीनी जो है वो नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लगा रही है। कोई स्टॉक आपको पसंद है प्रकाश इस सेक्टर से? बजाज, बलरामपुर, धामपुर, श्री रेणुका शुगर या कोई और स्टॉक? हम देख रहे हैं द्वारिकेश हर रोज नए 52 वीक हाई लगा रहा है। बिल्कुल, बट एक चीज याद रखिएगा कि कई शुगर स्टॉक्स में, कंपनीज में जो कर्ज है वो इतना ज्यादा है कि इस रैली के बाद उनकी जो वो सारा अब्जॉर्ब हो जाएगा वो वापस करने में। तो अच्छी कंपनीज अगर आप देखें तो गिनी चुनी है। ऑफकोर्स बलरामपुर बहुत अच्छी, पर ऑलरेडी ओवर वैल्यूड मानूंगा मैं इसको। एक आप देखिए तो त्रिवेणी जो है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, वो उसमें अभी भी बड़ा अच्छी खासी आ सकती है। और दूसरी EID पैरी अगर नीचे के लेवल्स पे आपको मिले, अभी वो उसमें भी बहुत तेज रफ्तार आ गई है, 100 के ऊपर चला गया, 200 के ऊपर इसका स्टॉक गया हुआ। लेकिन आई थिंक दीज आर 2-3 क्वालिटी नेम्स जिसके ऊपर रहे। बाकी जो छोटे छोटे हैं, मवाना शुगर, ये शुगर, वो शुगर, उन सब पे ध्यान ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि वो एक ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, उसमें सबको फायदा होगा नहीं। ओके, 10 सेकंड बचे और शुरुआत होने वाली है भारतीय बाजारों की अब प्री ओपनिंग सेशन में। संकेत काफी बेहतर है। देखते हैं कौन कौन से सेक्टर आज एक्शन में आते हैं। पहले तो बैंक पर नजर रखिए, फिर मेटल्स पर नजर रखिए, ऑयल एंड गैस पर नजर रखिए, रियल एस्टेट पर नजर रखिए। ये तमाम सेक्टर तेजी की तैयारी में आज दिखेंगे आपको। शुरुआत हो चुकी है। पहली टिक 55 अंक ऊपर है सेंसेक्स और 55 अंक नीचे है निफ्टी। निफ्टी में कमजोरी क्या है? 10% नीचे एनटीपीसी और 7% नीचे रिलायंस है। इस वजह से आपको दिख रहा है निफ्टी कमजोर। टीसीएस में 3% का नुकसान। मजबूती है गेल में 10% की, यस बैंक 2.5% मजबूत, टाटा मोटर 3.5% मजबूत। तो ये कुछ देर में सेटल होंगी। सही प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर आएगी, लेकिन सबसे सही प्राइस आएगी वो है रुपए की, जो एक्चुअल ट्रेड दिखा रहा है। जी हाँ, अरे क्या शानदार शुरुआत की है रुपए ने। लगभग 32 पैसे की मजबूती के साथ शुरुआत की। तो कल हमने जो 16 पैसे का नुकसान देखा था रुपए में, उसके दुगुने गेंस के साथ आज हमने शुरुआत की है। और सबसे बढ़िया क्या बात है, 67 के ऊपर जाकर जो रुपया मजबूत होता है ना, तो साइकोलॉजिकली बड़ा एडवांटेज मिलता है कि अच्छी मजबूती दिख रही है। 66.90 बेहद शानदार शुरुआत करेंसी मार्केट की। तो डॉलर की कमजोरी का फायदा हमारा मार्केट साफ तौर पर उठा रहा है करेंसी के लेवल पर। तो करेंसी मार्केट से दमदार संकेत, और कहीं कहीं ये उम्मीद तो प्रकाश जरूर होगी करेंसी मार्केट को कि अब डॉलर और आएंगे हिंदुस्तान के बाजारों में। बिल्कुल, इनफैक्ट ग्लोबली लिक्विडिटी इतनी बढ़ गई है, क्योंकि आप सोचिए जो उम्मीद लोगों ने लगाई थी 4 रेट हाइक्स की, वो सीधी 2 हो गई। तो मतलब जो लिक्विडिटी का अनुमान था वो डबल हो गया। और यूएस मार्केट में इंप्रूवमेंट कोई ऐसी खास नहीं है जो वापस पैसा वहां जाएगा। तो बॉन्ड यील्ड से भी ये कोई जाहिर साफ है कि वहां भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो इमर्जिंग मार्केट्स में हिंदुस्तान का श्रेय तो रहेगा ही बढ़िया। और बजट के बाद जो रैली आई है वो कंटिन्यू होगी और शायद मोमेंटम उसमें और भी डीप हो जाए। ओके, और इस बीच हमारे साथ मैक्लाई फाइनेंशियल्स की एवीपी केता कुरकुटे कार्यक्रम में शामिल हो रही है। केता जी से पूछते हैं 0.5% की इस मजबूती का राज क्या है। केता जी बताइए, जो तेजी बनी है भारतीय बाजारों में, रुपए में शानदार शुरुआत हुई है, क्या ये बरकरार रह पाएगी?
गुड मॉर्निंग। कल की जो इवेंट हुई है फेड की, जो काफी मार्केट उसमें कॉन्सेंट्रेट कर रहा था क्या करेंगे, तो काफी डॉइश कमेंट दिया। इंटरेस्ट रेट साइकिल स्लो होने के काफी चांसेस है एंड सब में इंटरनेशनल करेंसीज डॉलर वीक है अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ ये ट्रेंड थोड़ा सा बरकरार रहेगा, इमीडिएट वीकनेस नहीं दिखेगी हमें। क्लोज टू 66-70 का एक सपोर्ट रहेगा। अभी हमें देखना है कि आरबीआई लास्ट टाइम भी 87 के नीचे आके उन्होंने सपोर्ट दिया था फॉर द करेंसी, वापस आता है क्या? बट ये जो स्ट्रेंथ है ये शायद मार्च एंड तक कंटिन्यू रह सकती है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, क्योंकि अब अमेरिका की ये फेड की मीटिंग के बाद लोग हिंदुस्तान में लगभग आम राय बना रहे हैं कि ब्याज दरें घटेंगी, चाहे वो 5 अप्रैल को घटे या पहले घटे। तो जब ब्याज दरों में कटौती होगी तो क्या करेंसी पर दबाव बनेगा, ये उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं? इमीडिएटली करेंसी पे इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि एनी इंटरेस्ट रेट कट इक्विटीज में रैली लेके आते हैं और उस हिसाब से करेंसी का थोड़ा प्रेशर निकल जाता है। पर डेफिनेटली ओवर मीडियम टर्म प्रेशर करेंसी पे रहता है अगर इंटरेस्ट रेट कट आता है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट कट। राइट, शुक्रिया गीता जी आज समय निकालने के लिए और रुपए पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। और अब जानते हैं कि दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की क्या राय बन रही है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिन पर वो नजर बनाकर रखे हुए हैं। नियति हमारे साथ जुड़ चुकी है। नियति, आईटीसी, एसबीआई और टेक महिंद्रा पर क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? सबसे पहले टेक महिंद्रा पे बात करूंगी। डॉयचे बैंक ने निवेश करने की सलाह दी है, 725 का लक्ष्य दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 56% की तेजी आ सकती है। दरअसल नए ऑर्डर्स जो इनको मिलेंगे उससे डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगी और ये अनुमान लगा रहे हैं कि ईपीएस में 26% की बढ़ोतरी हो सकती है। 725 रुपए तक के लक्ष्य के लिए 56% के एक मौजूदा भाव से अपसाइड ये देख रहे हैं टेक महिंद्रा पे। आईटीसी पे लगातार कॉल्स आ रही हैं। सीएलएसए का 370 का कल परसों टारगेट आया था। आज बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 393 रुपए तक का लक्ष्य इन्होंने दिया है। इन्होंने कुछ चैनल चेक्स कराए हैं, यानी कुछ सर्वे कराए थे जिसमें किंग सेगमेंट और गोल्ड फिक्स फिल्टर के जो दाम है ये शायद ये बढ़ाने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रिगर इनके लिए महाराष्ट्र का जो बजट है उसमें वैट घटने के जो आशंका है या अनुमान जो लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। 2% का वॉल्यूम इंक्रीज ये देख रहे हैं FY17 के दौरान सिगरेट्स में। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कि पतंजलि क्योंकि इस सेगमेंट में नहीं है और 80% प्रॉफिट इनको सिगरेट से आता है, इसीलिए इनको पतंजलि का कोई थ्रेट नहीं है। निवेश करके चलिए। 393 रुपए तक का लक्ष्य आईटीसी आपको दिखा सकता है, मगर अंडरवेट का कॉल दे रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। एसबीआई पे टारगेट प्राइस इन्होंने 120 रुपए तक का दिया है। एनपीए की जो दिक्कतें हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। 3 साल के अंदर इनको मिड सिंगल डिजिट यानी 5% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं। एक्सपेंसिव है ये स्टॉक, अभी भी ये कह रहे हैं। 120 रुपए का लक्ष्य ये दे रहे हैं। 35% की मौजूदा भाव से गिरावट एसबीआई आपको दिखा सकता है। 105 से 120 एसबीआई इसका एडवांस टैक्स के नंबर्स देख के रिपोर्ट निकाली होगी। हाँ, लेकिन फिर भी 120 मुझे लगता नहीं कि एसबीआई 120 आएगा। चलिए, लेकिन दो और बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक है मिड कैप स्पेस से जिन पर रिपोर्ट्स आई, कैडिला और मदरसन सुमी। नीति बताएं यहाँ क्या रिपोर्ट्स हैं? बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने मदरसन सुमी पे आज एक रिपोर्ट दी है जिसमें निवेश की सलाह ये दे रहे हैं। 342 तक का लक्ष्य देख रहे हैं क्योंकि यूरोप में इन्होंने नई फैक्ट्रीज लगाई है और काफी स्ट्रांग डिमांड है यूरोप में और बहुत ज्यादा ये अच्छी तरीके से अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। क्षमता विस्तार के कारण ये अनुमान लगा रहे हैं कि 15% रेवेन्यू ग्रोथ तो कहीं भी नहीं लगी है। बहुत ही आकर्षक लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। 342 तक के लक्ष्य के लिए आप निवेश करके चलिए। 42% का आपको अपसाइड पोटेंशियल ये स्टॉक दिखा सकता है, मगर कैडिला पे सीएलएसए अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने 346 का दिया है। दरअसल अहमदाबाद में जो इनको एक यूएसएफडीए से चेतावनी मिली है मोरैया यूनिट के लिए, वो अगर जल्दी रिजॉल्व नहीं होता है तो इनकी यूएस की सेल्स डैम्पन हो सकती हैं या फिर अफेक्ट हो सकती हैं क्योंकि 23% प्रॉफिट ओवरऑल यूएस का जो कारोबार है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये रेजोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। अंडर परफॉर्म का कॉल कैडिला पे 346 तक का लक्ष्य आपको ये शेयर दिखा सकता है। ओके, तो ये है राय सीएलएसए पर अंडर परफॉर्मेंस की तरफ से। इन दो मिड कैप शेयरों पर भी रखिए नजर। शुक्रिया नीति तमाम रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जब आपको पता है, सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी का बाजार है, बड़े ब्रेकआउट की संभावना है, यूएस से सब अच्छे संकेत है, फिर खरीदना क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आज के लिए वो कौन से 20 स्टॉक्स हैं जो जमकर तेजी दिखाएंगे, क्योंकि आज स्टॉक 2020 में हमारे दोनों कैप्टन ने 7:30 से 8 के बीच में जो राय दी वो 20 की 20 शेयरों में खरीदारी की दी है। कौन से वो टॉप 20 स्टॉक्स, देखते हैं एक रिकैप।
चलिए पूरी की पूरी टीम पर नजर डालिए और देखिए किस तरह से निकली है। मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि मेटल एज अ पैक काफी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा सकता है। बैंक्स और मेटल्स आज बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे और सरकार ने जिस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी के जो सीमा है उसको बढ़ाया है। उत्तम गैल्वा पर नजर रखिए, भूषण स्टील पर नजर रखिए, डिपेंडेबल के तौर पर मोनेट इस्पात को टीम में शामिल किया है। और इसके बाद अब दूसरे ऐसे सेक्टर्स भी हैं, टाइल सेक्टर, पेपर सेक्टर, जहां पर सरकार विचार कर रही है कि इस पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाए। तो निटको टाइल्स और बिल्ड के ऊपर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। कच्चे तेल में ओवरनाइट जिस तरह से 6% का उछाल देखने को मिला है। केन इंडिया को टीम में शामिल किया है। गोवा में जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, होटल लीला को टीम में शामिल किया है। और जिस तरह से कल के सत्र में आएगा महाराष्ट्र का बजट, तो डीवी रियल्टी, जैकॉब जैसे स्टॉक्स को शामिल किया है। महाराष्ट्र की कंपनियां, श्री रेणुका शुगर को भी टीम में शामिल किया है। ग्लोबली आप देखिए चीनी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। फटाफट से 10 के 10 शेयर हमारे भी देख लीजिए। उसमें हमने वालचंद नगर को सबसे पहले जगह इसलिए दिया है क्योंकि अब मिसाइल हर महीने 50 की जगह 100 बनेंगी। अच्छा ऑर्डर इसको वापस मिल सकते हैं डीआरडीओ से। कल्याणी स्टील पे सेफगार्ड ड्यूटी के साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। डिफेंस की भारत फोर्ज जैसी बड़ी कंपनी का उसी ग्रुप की एक कंपनी है। इसके अलावा जेएसपीएल के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एचओईसी के अंदर कच्चे तेल का एक शानदार मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा। रिलायंस इंफ्रा अपना 64% पावर बिजनेस जिसको मिलता है बैलेंस शीट के अंदर, उसको डीमर्ज करने पर विचार कर रहा है, इसलिए भी इसको टीम में शामिल किया है। अरविंद के अंदर काफी तेज मोमेंटम आज वापस आ सकता है। अमेरिका में बिजनेस ग्रोथ इसको काफी अच्छी मिलेगी। एस्कॉर्ट्स पे आप नजर रखें, इकरा ने रेटिंग इंप्रूव की है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने 13% स्टेक बेचा है। और सेंचुरी इंक पे आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहां पे काफी अच्छी वैल्यूएशन है। और इसके अलावा आप इन्फोसिस पे भी ध्यान रखें, अमेरिका का असर इस पे भी आज आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो ये हैं 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको कमाई कराकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन कुछ देर पहले नियति बता रही थी आईटीसी के बारे में। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपना जो लक्ष्य है वो बढ़ाया है। चार्ट पर राय लेना चाहता हूं। रजत, कैसा लग रहा है? बाजार तो मानकर चल रहा था कि जो राज्यों के बजट आते हैं उसमें दरअसल वैट और बढ़ा दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये रिपोर्ट कह रही है कि शायद वैट घट सकता है। और कल हमने देखा गोवा के बजट में भी कुछ इस तरह के वैट को बढ़ाने की खबरें आई नहीं। आईटीसी में क्या तेजी करेंगे आज आप? देखिए, आईटीसी 327 के ऊपर सस्टेन करने से ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसा ही उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे वो कंसोलिडेट करके ऊपर ही जाएगा ऐसा ही संकेत दे रहा है। लेकिन 327 के ऊपर में इसको रहना पड़ेगा और 327 के ऊपर में रहने से इसका 334-35 का शॉर्ट टर्म टारगेट बनता है। और ऊपर में फिलहाल 355 तक प्रोजेक्शन मैक्सिमम आपने कर सकता है टेक्निकल जो टेक्निकल पिक्चर है उसके मुताबिक। और 395 उन्होंने क्यों दिया है वो हमको नहीं मालूम, लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। इसमें 310 जब तक नहीं टूटता है तब तक वीकनेस का कोई सवाल ही नहीं। ओके, तो आईटीसी में मजबूती हो सकती है। लेकिन प्रकाश, शुगर में आपने मजबूती की बात की, ये अब चाय के शेयर भी उबलने लगे। यस, क्या वो बोल रहे कि कुछ ऑक्शन होने वाला है चाय का, और वो पुरानी चाय का ऑक्शन 10% ऊपर होगा, नई चाय का 15 से 20% ऊपर होगा। कुछ ऐसा सुना है आपने? क्या खरीदारी का मौका बनता है? जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें 2-3 चेंजेस आए और ये एक्सपेक्टेड थे, डेडलाइन थी उसकी, और कुछ जो है वो जून में चेंज होगा। चाय का जो बिजनेस है वो बहुत, जिसको कहते हैं एक नीश बिजनेस है, एक्सक्लूसिव बिजनेस है, इससे ज्यादा न्यूज नहीं आती। बट अफ्रीका के आने के बाद, अफ्रीका में से भी अब प्रोडक्शन जो आना शुरू हुआ है बड़ी मात्रा में, उसके बाद जो ग्लोबल ऑक्शन के ट्रेंड्स हैं उसमें चेंजेस यही आए हैं कि जो पहले तो जो मिनिमम लॉट्स जो होते थे वो अब काफी हद तक बढ़ गए हैं, तो बड़े प्लेयर्स को इससे ज्यादा फायदा होता है। और जिनके पास फार्म्स हैं, जिनके पास गार्डन ऑलरेडी है, एस्टेट्स खुद की हैं, और जो प्रोसेसर नहीं है, वहां पे आप देखिए जैसे जयश्री टी हो गया या मैक्लोड रसल हो गया, इनको ज्यादा फायदा होगा इस भाव के इंक्रीज के, ना कि जो सिर्फ प्रोसेसर्स हैं। तो जैसे एवररेडी भी चाय का बिजनेस करता है, लेकिन एवररेडी प्रोसेसर है, उसको कोई उसके बागान इतने ज्यादा नहीं है जितने बाकी की कंपनीज के। तो जो गार्डन वाली कंपनीज है वहां पे फायदा होगा, पर ऑलरेडी काफी अपसाइड हमने देख लिया है, पिछले हफ्ते 10 दिन में आया है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई बहुत मेजर बेनिफिट आना चाहिए। ऑलराइट, अब एक अच्छी रैली बनी है, यहां से और थोड़ा ऊपर जाने की दमखम थोड़ा कम लग रहा है हमारे एक्सपर्ट को। लेकिन आज देखिए केन इंडिया
4% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल हो चुके हैं। कच्चे तेल में जिस तरह से एक हमने देखा रिवर्सल देखने को मिला, एक अच्छा उछाल देखा गया ओवरनाइट, 6% का उछाल। आज केन इंडिया में अच्छी तेजी बनेगी। वेदांता एक और इसकी ग्रुप कंपनी, अनिल अग्रवाल ग्रुप कंपनी, यहां पर तेजी बनेगी। और पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं। और जब जब ग्लोबल मार्केट सुधरते हैं तो टाटा मोटर्स में तेजी बनती है। आप देखिए टाटा मोटर्स भी बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। इवन टाटा स्टील में 100% तक की तेजी की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स लीड करेंगे। जितना ऊपर सेंसेक्स इस समय प्री ओपनिंग सेशन में दिख रहा है, उतना ही ऊपर देखिए बैंक निफ्टी भी दिख रहा है। तो सारे के सारे स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और एक शेयर पर राय लेना चाहता हूं एस्कॉर्ट्स पर। रजत, आपसे चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है। इकरा ने इसको अपग्रेड किया है, डिम्पी की टीम में भी शामिल था, मैं देख रहा था। क्रेडिट रेटिंग उन्होंने इसकी बढ़ा दी है, A- से A1 कर दी है। क्या तेजी देखने को मिलेगी इसमें? देखिए एस्कॉर्ट्स में तेजी देखने के लिए आपको एस्कॉर्ट्स 131 के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं 131 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक कोई तेजी उम्मीद मत कीजिए। अभी 132 पे खड़ा है, लेकिन खुलने के बाद में इसको 131 के ऊपर रहना चाहिए। अगर वो रहता है तो कितना दूर तक जा पाएगा? 135 रुपया 75 पैसा उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसी के आसपास में जाके कुछ सप्लाई आ सकता है। बट इसका चार्ट पैटर्न में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि ये तुरंत 140 से 142 ये मेजर सप्लाई जोन क्रॉस करके निकल जाएगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त एस्कॉर्ट्स पर। टिकना चाहिए इन लेवल्स पर, और टिक गया तो फिर तेजी बनेगी, ये बात पक्की है। या मदरसन सुमी एक और स्टॉक है जैन साहब, जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, चूंकि रिपोर्ट आई है मेरिल लिंच की, 342 रुपए का उन्होंने लक्ष्य दिया है, खरीदना चाहिए? देखो तो आई थिंक इसमें थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप है। स्टॉक करीब 3 से 4 रुपए डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा था, कल थोड़ा डिस्काउंट नैरो हुआ है। अगर टेक्निकल पैटर्न देखोगे तो काफी रेंज बाउंड मूवमेंट है। नीचे के सर पे 238, ऊपर के सर पे 250 के रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो लोअर एंड ऑफ द रेंज में है, तो मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में अगर 250 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर देता है तो स्टॉक में अच्छी खासी तेजी और देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक बाई साइड रख सकते हैं, एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के 237 का एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाई करने के लिए चला दूंगा। जो भी लेवल मैंने कहा है वो स्पॉट लेवल के हिसाब से बताया। ओके, स्पॉट लेवल के हिसाब से आप इन स्टॉक पर नजर रखें खरीदारी करने के लिए आज से, और वो है मदरसन सुमी। केडिला हेल्थ केयर शॉर्ट कैंडिडेट है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, फटाफट बता दें। हाँ, अगर ओवरऑल स्टॉक स्ट्रक्चर देखिए तो ग्रेजुअल मूव हुआ है अपसाइड, बट यहाँ पे थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुए हैं। बट मैं ये सलाह दूंगा कि अगर शॉर्ट पोजीशंस लेना है तो 335 के नीचे लीजिए rather than बाइंग ऑन द मोमेंटम में इसमें शॉर्ट करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। तो 335 के नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तभी इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के लिए सलाह दूंगा। नीचे के स्तर पे आई थिंक 320 310 दोबारा लेवल ये छू सकता है। तो आई थिंक आई विल नॉट सजेस्ट अगर गैप अप या पॉजिटिव भी ओपन होता है इसमें शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने के लिए, नीचे के स्तर से शॉर्ट करने के लिए बेटर होगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त केडिला हेल्थ केयर में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 335 के नीचे, लेकिन आज तो तेजी का व्यू बनाना है। 170 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती होगी लगभग 60 अंकों की, हालांकि कम है जितना एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 85 अंक, उसके मुकाबले में कम खुले तो अच्छी बात है, थोड़ी और जगह बनेगी ऊपर की तरफ बढ़ने की। बता दूं आपको इस तेजी में जो 6825 से शुरू हुई है, हमने 7583 का हाई बनाया और इस वक्त 200 पॉइंट ऊपर डबल सेंचुरी मारता हुआ सेंसेक्स और निफ्टी 65 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। पौन से 1% तक की तेजी है दिग्गजों में, लेकिन बैंक निफ्टी का पहला टारगेट हासिल हो चुका है, वो है 15600 का। अब दूसरे टारगेट की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, वो है 15750 का। 1.5% का बड़ा उछाल बैंक निफ्टी में, तो बाजार मानने के लिए तैयार हो चुका है कि ब्याज दरों में कटौती अब आना पक्का है। वेदांता टॉप गेनर है आज निफ्टी में, और उसके ठीक पीछे इसी ग्रुप की कंपनी केन इंडिया 3% मजबूत। आईसीआईसी बैंक एक आम राय हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से, बाजार खुलने के पहले सबने कहा आईसीआईसी बैंक खरीदिए, देखिए 3% का बड़ा उछाल यहां पर। गेल मजबूत है, तमाम मेटल स्टॉक्स मजबूत है, वेदांता ही नहीं, आप देखिए हिंडाल्को, टाटा स्टील सब दमदार तेजी दिखा रहे हैं। सरकारी बैंकों में आप देखिए पीएनबी में मजबूती है, एसबीआई मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है, बीओबी भी तेज है, ये तमाम शेयर आज तेजी में। निफ्टी में एक भी स्टॉक है लाल निशान में है, जी हाँ, और डॉक्टर रेड्डी 1/4% का नुकसान, बाकी तमाम शेयर हरे निशान में। आइए वायदा कारोबार के शेयरों का जायजा दे दूं आपको कहां पर एक्शन है आज के सेशन में। क्रॉम्पटन व्यू 3.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर,
केन इंडिया 3.5%, JSPL 3% मजबूत है, HPCL में 2.5% की मजबूती। देखिए तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल, HP, BP, IOC तेजी के साथ शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। मदरसन सुमी अभी जैन साहब कह रहे थे कि खरीदिए, 2.5% मजबूत खुल गया है मदरसन सुमी भी। रिलायंस इंफ्रा में 2% की तेजी, रिलायंस कैपिटल मजबूत है, तो अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर भी फिर से पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। ये है रुझान इस वक्त बाजार का। शानदार खरीदारी बढ़ती हुई 230 अंकों पर सेंसेक्स और 70 अंकों का उछाल निफ्टी में। बैंक निफ्टी 15,660 पर डबल सेंचुरी मारता हुआ बैंक निफ्टी भी, और मिड कैप शेयरों में भी 1% की तेजी, चौतरफा खरीदारी इस वक्त अहमद बाजार में। बिल्कुल, और मेटल स्टॉक्स देखिए छोटे मझोले शेयरों में ज्यादा अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। उत्तम गैल्वा 8% मजबूत है, मोनेट इस्पात 6% मजबूत है, कल्याणी स्टील 4% मजबूत है। तो छोटी मझौली कंपनियों को भी फायदा मिलता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से सेफ गार्ड ड्यूटी की जो मियाद है वो और लंबे समय तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कुछ और पिक्स की बात करते हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने सुबह आज आपको बाजार खुलने से काफी पहले बताए। इंडो सोलार, प्रकाश हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा था कि इस शेयर को खरीदिए। छोटी टिकट साइज का शेयर, 11% की शानदार तेजी इस स्टॉक में भी इस समय देखने को मिल रही है। इसके अलावा एम्फेसिस एक और ऐसी कंपनी है जहां 5% का उछाल आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 10 दिन के अंदर अंदर जो स्टेक है HP का वो बिकेगा और ब्लैकस्टोन इसको खरीदेगी। 5% की तेजी यहां पर। और एवररेडी एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर हमारे एक नहीं दो एक्सपर्ट्स बुलिश थे। आज के दिन 5% के आसपास ये खुला था, अभी देखिए 4% की मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक के ऊपर नजर रखिए। अनिल कह रहे हैं कि काफी सारे कुछ नए होम अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स हैं जिसको ये लॉन्च करने वाली है कंपनी। होटल शेयरों पर भी नजर रखिए। होटल लीला 4% मजबूत, इंडियन होटल्स में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। बजट का जो गोवा का निकल कर आया है उससे थोड़ा बहुत फायदा इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्कॉट्स एक और ऐसी कंपनी जो 2.5-3% मजबूती के साथ ट्रेड करती हुई दिख रही है। इकरा ने जो इसकी रेटिंग अपग्रेड करी है उसका फायदा आज मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्किड फार्मा, नोसेल, ये तमाम ऐसे छोटे स्टॉक्स और भी हैं। वीजा स्टील, DB रियल्टी, डिशमैन फार्मा, जहां पर अलग अलग खबरों के चलते एक तेजी का ध्यान आज बन रहा है। और 7575 पहला टारगेट निफ्टी का हासिल हुआ है, वहीं से बाजार थोड़ा सा रुका है। देखना होगा अगला टारगेट 7625 के आसपास का आज हासिल होता है नहीं। लेकिन इस बीच फार्मा शेयर थोड़े से ठंडे होते हुए दिख रहे हैं। डॉक्टर लुपिन ये लाल निशान में से, तो डिफेंसिव शेयरों में आज खरीदारी नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ये तो खराब वक्त में काम आएंगे। आज तो मूड अच्छा है बाजार का, तो एग्रेसिव स्टॉक्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, बैंक्स, यहां पर दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है बाजार में। और टॉप गेनर है अब यहां पर केन इंडिया 4.25% का बड़ा उछाल बनता हुआ दिख रहा है। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी देखिए गेल, BP, HP जैसे शेयरों में दमदार खरीदारी। मेटल्स मजबूत है, बैंक्स मजबूत है, ऑयल एंड गैस मजबूत है, ये सब मिलकर बाजार को दे रहे हैं सहारा। चलिए हमारे एक्सपर्ट से लेते हैं राय। सबसे पहले रजत आप बताएं, 7,565 पर इस वक्त निफ्टी है, क्या करें? देखिए 7,583 का पुरानी जो हाई है उसको पार करने के बाद में फ्रेश पोजीशन लीजिए। लेकिन अगर पुरानी पोजीशन जो है उसको 7,545 के नीचे स्टॉप लगा के इसमें बने रहना चाहिए। और एक चीज का बोलना चाहिए अनिल जी, आज के दिन जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें ये देखिए कि जो ओपनिंग के टाइम में जो हाई बना है उसको पार करके जाता है या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी कंसेंसस जब होता है तब वो हाई के ऊपर कभी कभी मैंने देखा है कि नहीं जाता है, बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो इतनी जल्दी उछल के खुद के लेना शायद ठीक नहीं रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो देखना होगा आज का जो हाई है उसको और ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ जाता है। वैसे सेकंड हाफ में यूरोपीय बाजारों को अभी रिएक्शन देना बाकी है FOMC की बैठक के आउटकम का, तो देखना होगा वहां पर किस तरह की तेजी बनेगी। तो सेकंड हाफ काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इंडो सोलार लिमिटेड अब 16% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। टारगेट क्या है वैसे प्रकाश इस स्टॉक? 12-14 14.5 का है, पर एक साल का होल्ड करना पड़ेगा उसको। ये तो शायद मैंने जैसे कहा था कि पेनी स्टॉक है, इस माहौल में लोग ज्यादा बड़े स्टॉक लेने से कतराते हैं, तो थोड़ा सा बाइंग इसलिए ज्यादा भी हो सकता है, पर धीरे धीरे बाइंग करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इस वक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम बात कर रहे हैं। would be that also oil prices will remain relatively soft, so that will give us some space on the macro side. But this is, anticipated and something that we factored into in our budget calculations. Okay, sure. Thank you so much, sir. और इस बीच बाजार अब दिन के हाई पर फिर से आते हुए दिख रहे हैं। 240 अंकों का बड़ा उछाल होता दिख रहा है सेंसेक्स में, और निफ्टी 7,575 पर आए। तो जिस लेवल का इंतजार कर रहे हैं रजत, वो बहुत जल्दी आने वाला है। रजत 7583 ये लेवल पार करने की तैयारी में है बाजार। लेकिन इससे पहले जैन साहब
आपसे भी राय ले लूं, इस वक्त निफ्टी खरीदें या बैंक निफ्टी? 15,700 के पास बैंक निफ्टी पहुंच गया है। निफ्टी और निफ्टी को जो सस्टेन करना है निफ्टी के गेंस, तो बैंक निफ्टी को और परफॉर्म करना जरूरी है। तो आई थिंक बैंक निफ्टी आई वुड प्रेफर ओवर निफ्टी। तो ऊपर में बैंक निफ्टी जैसे मैंने बताया कि ऊपर में 16,000 के एक इमीडिएट लक्ष्य लगा के इसमें बाय कर सकते हैं। 15,500 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो आई थिंक इट विल बी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एंड ऊपर में 16,000 to 16,200 इजिली देखने को मिल सकता है। ओके, इसके साथ साथ एविएशन कंपनियों पर नजर रखिए। फार्मा शेयर थोड़े कमजोर हैं, एविएशन शेयरों में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जाहिर सी बात है एटीएफ के दाम भी बाजार मान कर चलता है, इसके साथ ही बढ़ते हैं। जेट के लिए थोड़ी सी खराब खबर हो सकती है, ये लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। इसके साथ साथ आप नजर रखिए सारे के सारे फार्मा शेयर अच्छे बाजार में भी नहीं चलते और खराब खबरें हर रोज आती हैं। आप देखिए डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज भी प्रेशर में है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, देखिए केन और मतलब ऑयल कंपनियां और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दोनों एक साथ चल रही है जी हाँ। जबकि दोनों में से कायदे से एक ही चलना चाहिए कि भाई अगर ऑयल के लिए अच्छी चीज है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी चीज नहीं। लेकिन देखिए जो कॉम्बिनेशन बना है बहुत शानदार है। एक और क्रूड 6% भागा है तो केन को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, रुपया मजबूत हो गया तो एमसी भी मजबूत है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त बना है। चलिए, अब जो हाई था 7583 का सोमवार का, वो हाई हमने छू लिया है। इस वक्त तो बाजार पुराने हाई इस तेजी में, जो कि 6,825 का लो बना था बजट के दिन 29 फरवरी को, वहां से तेजी होके हमने सोमवार को बनाया 7583 का हाई। एग्जैक्टली 7583 आज का भी हाई बना है, तो पुराने हाईस पर बाजार पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो एक अच्छा संकेत यहां पर है। अब चलिए मैं कुछ स्टॉक्स पर राय ले लूं। आपने बाजार खुलने के पहले ही केन खरीदने की राय दी थी जैन साहब, लेकिन अब 3.5% मजबूत हो गया, अब भी खरीदें क्या? हाँ, अगर जिस हिसाब से मोमेंटम है, गैप अप है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक आज का जो डे हाई है जो 154, अगर वो क्रॉस कर देता है तो इस स्टॉक में और 3 से 4 रुपए की तेजी देखने को मिल सकता है प्योरली इंटरडे पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से वेट कीजिए, आज का हाई क्रॉस करने के बाद ही बाई कीजिए, या वरना डिप पे अराउंड 151 150 के बीच में मिलता है तभी बाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफी हद तक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप है। हो सकता है ये केन वीईडीएल की मर्जर की वजह से भी हो सकता है, जहां पे वीईडीएल बाय करके लोग केन शॉर्ट कर रहे हो, बट ओवरऑल इसमें शॉर्ट पोजीशन हैवी है। तो आई थिंक थ्रू आउट द सीरीज जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिलेगी। ओके, तो ये राय है केन इंडिया के स्टॉक पर। तो जो स्टॉक आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाया, देखिए क्या दमदार तेजी हो रही है। आईसीआईसीआई बैंक सब बोले एक राय, खरीदिए 3% मजबूत ओपन इंटरेस्ट में 18 लाख शेयर सुबह सुबह जुड़ गए, इतनी पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। केन इंडिया में 5 लाख शेयरों की पोजीशन बन गई है, तो बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। चलिए, वक्त है आप तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। प्रकाश, रजत और साथ ही जेके जैन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। 250 अंक ऊपर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 80 अंकों की मजबूती। और अब हम बात करेंगे देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो शुरुआत इसी बात से करना चाहता हूं कि बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त लीडरशिप आती हुई दिख रही है। बजट के बाद से शानदार खरीदारी तमाम बैंकिंग शेयरों में हुई है। क्या ये मान लेना ठीक है कल की फेड की बैठक के बाद और बजट के बाद अब ब्याज दरों में कटौती तुरंत आने वाली है? यदि हाँ तो कितनी और कब? डेफिनेटली जो आरबीआई की एक रिक्वायरमेंट थी कि एक महंगाई के दर कम होने चाहिए, दूसरी महंगाई की एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए, और उसके लिए जरूरी था कि हम फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे चले। इस बजट ने फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया है। फिस्कल डेफिसिट को पुरानी जो एक प्रॉमिस थी 3.5% की FY 2017 के लिए, उसको निभाया है, और उस वजह से आरबीआई के पास अब रूम बनता है कि वो ब्याज के दरों में कटौती कर सकता है। हमें एक्सपेक्टेशन इस साल में तकरीबन 50 बेसिस पॉइंट के रिडक्शन की है। हो सकता है कि आरबीआई सारा का सारा फ्रंट लोड करे या 25-25 बेसिस पॉइंट के 2 टुकड़ों में करे। एंड फेड की मीटिंग एक जो कल रात को हुई उसके में भी मतलब आरबीआई प्रोबेबली उसको देखने के बाद ही रेट कट के लिए आगे बढ़ेगा। और उस मीटिंग में जो पहले एक्सपेक्टेशन थी जनवरी में कि ये इस साल में फेड 4 टाइम रेट हाइक करेगा, वहां से अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन 2 टाइम पे आ गई है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर फिस्कल प्रूडेंस का पाथ है, फेड रेट हाइक में 4 से 2 टाइम की उम्मीद आ गई है, प्लस
अपना महंगाई का दर अगर हम कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को देखें तो अगस्त से वो ऊपर जा रहा था, बट फरवरी में पहली बार थोड़ा नीचे आया है 5.2% के आसपास। आरबीआई का जो टारगेट रेट है 5% उसके आसपास में है, और होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन वो 16 महीनों से नेगेटिव चल रहा है। ये सारी चीजें मिला के आरबीआई को एक रूम तो जरूर देती है कि वो चाहे तो अब रेट कट कर सकते हैं। नीलेश भाई, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना रेट कट होगा? क्योंकि सब कह रहे हैं 25 बेसिस पॉइंट तो दरअसल फैक्टर इन हो ही चुका है, क्या 50 होगा? दूसरा सवाल सर, कच्चे तेल में आपको क्या लगता है बॉटम बन चुका है? अब सारे के सारे तेल प्रोड्यूसर्स कम से कम बातचीत तो कर रहे हैं, अगली बैठक 17 अप्रैल को बुलाई है इन्होंने कतार में, और कह रहे हैं कि प्रोडक्शन को घटाने पर या फिर वहीं पर रखने की कोशिश करेंगे। आप कैसे देख रहे हैं इन सब एक्शंस को? कच्चे तेल के बारे में मैंने पिछले महीने में एक्सॉन मोबिल के एक चेयरमैन का स्टेटमेंट पढ़ा था कि वो 41 साल से ऑयल मार्केट में काम कर रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी लिस्टेड ऑयल कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में है, और उन्होंने कहा है कि 41 इयर्स की मेरी करियर में मैंने आज तक कभी किसी की ऑयल प्रिडिक्शन सही जाते हुए नहीं देखी है। एंड ही सेज कि ऑयल को प्रिडिक्ट करना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, और हम लोग अपनी कंपनी में ऑयल प्राइस कहाँ पे जा रही है उसके ऊपर ध्यान देने की जगह पे जो आज की ऑयल प्राइस है उसमें हम अपनी कंपनी कैसे ढंग से चला सके उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर ऑयल ऊपर है तब हम अपनी कंपनी को उस तरह से मैनेज करते हैं कि उसमें चल सके, ऑयल नीचे है तब भी हम अपनी कंपनी को उसी तरह मैनेज करते हैं कि उस प्राइस पे भी चल जाए। सो जब इतने बड़े दिग्गज कहते हैं कि ऑयल प्राइस को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, तो मैं भी यही मानता हूं कि ऑयल हमारे बश की बात नहीं है, वो ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। हमें तो अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बनाना है कि चाहे ऑयल ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, हम उसमें पैसा बना सके। लोगों की एक जो थंब रूल है कि जब ऑयल ऊपर भारत के लिए खराब, ऑयल नीचे भारत के लिए खराब, भारत के लिए बहुत अच्छा। बट अगर आप देखें तो कई बार जब ऑयल ऊपर गया है तब मार्केट में तेजी आई है, और जब ऑयल नीचे गया है तो मार्केट में मंदी आई है। तो ऑयल कहाँ पे जा रहा है उससे अच्छा हमें तो इसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो में किस तरह से मैनेज करूं ताकि ये ऊपर के भाव में ऑयल रहे या नीचे के भाव में ऑयल रहे, मैं पैसा बना सकूं। बिल्कुल सही बात है। ये बताएं, ऐसा क्या हो गया कि एफआईएस का मूड बदल गया? नीलेश भाई लगातार खरीदारी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं बजट के बाद से खाली 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे जहां मामूली सी बिकवाली हुई। एक तो परसों का था जहां 30 करोड़ बेचा है, एक कोई 250 करोड़ बेचा है, बाकी कंटिन्यूस लगातार खरीदारी कर रहे हैं एफआईएस, ऐसा क्यों? अगर हम भारत का इतिहास देखें तो हम जनरेशन टू जनरेशन रामायण पढ़ते आ रहे हैं, भगवान राम को रिस्पेक्ट देते आए हैं। रामायण में एक बात कही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये जो आप अपने वचन को निभाते हैं, अपनी प्रॉमिस को फॉलो करते हैं, वो आपकी गुडविल बनाते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। कुछ हद तक फिनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में रामायण का वो पाठ अपना लिया है। उन्होंने FY 2016 का बजट पेश करते समय एक रोड मैप बना के दिया था कि सरकार की जो खर्चे होंगे वो उनकी आवक से सिर्फ 3.9% ज्यादा होंगे 2016 में, 3.5% ज्यादा होंगे 2017 में, और 3% ज्यादा होंगे 2018 में। इस वक्त कई लोगों ने उन्हें हिदायत दी थी कि आप ये प्रॉमिस को भूल जाइए, थोड़ा खर्चा करिए, बिकॉज इकोनॉमी इस वक्त कठिन समय से गुजर रही है। बट उन्होंने अपने वचन को निभाया और एक क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कर दी इन्वेस्टर के सामने कि जब दुनिया स्पेंडिंग के रास्ते पे जा रही है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कर रही है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रही है, फिस्कल डेफिसिट को गोली मार रही है, उस वक्त भारत सेविंग्स के रास्ते पे जा रहा है। वो अपने प्रॉमिस को, फिस्कल प्रूडेंस के पाथ को ऑनर कर रहा है। जब आप अपने वचन को निभाते हैं तो आपकी गुडविल बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एंड मेरे हिसाब से इस चीज ने FII को अश्योरेंस दिया है।
बिल्कुल, और इस चीज ने एफआईएस को एश्योरेंस दिया है और एफआईएस भारतीय बाजारों में पैसा भी लगा रहे हैं। लेकिन सर, इस समय बैंक्स पर आपका व्यू जानना चाहता हूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सारी की सारी एजेंसीज लगी हुई हैं विजय माल्या के पीछे, और बैंक्स भी तेजी से अब रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहे हैं। आप इन सबको किस तरह से रीड कर रहे हैं और आपका टेक अवे क्या है इससे? इस वक्त भी हमें लगता है कि गिनी चुनी पब्लिक सेक्टर बैंक एंड मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसीज में आउट परफॉर्मेंस आने की उम्मीद ज्यादा है। एक, इस वक्त रिकवरी के लिए नॉइज ज्यादा हो रहा है, बट वो एक्चुअल रिकवरी में कन्वर्ट होगा कि नहीं, वो देखना बाकी है। दूसरी चीज जो है कि जो एनपीए रिकॉग्नाइज हुए हैं और जो होने बाकी है, उसमें अभी भी थोड़ा अंतर है। पीएसयू बैंक्स बहुत सस्ते हो गए थे। मतलब बड़ी बड़ी पीएसयू बैंक्स की मार्केट कैप छोटी छोटी ब्रोकरेज कंपनी या एनबीएफसी से नीचे हो गई थी, तो एक रिकवरी आना पॉसिबल था। सरकार भी इंद्रधनुष के थ्रू, ज्ञान संगम के थ्रू स्टेप्स ले रही है इस पीएसयू बैंकिंग सिस्टम को रिवाइव करने के लिए, तो डेफिनेटली एक बाउंस बैक आना था। बट अभी भी पीएसयू बैंक्स को बहुत सारी चैलेंज है। जो एनपीए रिकॉग्नाइज नहीं हुए उनको मैनेज करना है, अनफंडेड पेंशन लायबिलिटी को मैनेज करना है, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब आज भी कई नहीं बट सारी पीएसयू बैंक के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय से बहुत कम है। आप जब तक उनको सही तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाएंगे कॉम्पनसेशन देके, तब तक आप अच्छे टैलेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? पीएसयू बैंक्स को अपने चैलेंज फेस करने हैं। ऑब्वियसली प्राइस में रिकवरी आई है बिकॉज दे वर वेरी वेरी चीप, बट यहां से उस मोमेंटम को मेंटेन करना सारे पीएसयू बैंक के लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी भी हमें लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड एनबीएफसीज इसमें लॉन्ग टर्म निवेश करके मार्केट आउट परफॉर्मेंस मिल सकता है। नीलेश भाई, आपने अभी भी एक बात कही कि वो 3.5% का वित्तीय घाटे का आंकड़ा रखकर वित्त मंत्री ने वो रामायण वाली आपने जो बात की कि वो निभाया, अपना वादा निभाया, लेकिन अल्टीमेटली तो बाजार चलेगा कब? ग्रोथ आनी चाहिए, साथ ही कंपनी की कमाई होनी चाहिए। तो सिर्फ क्या वित्तीय घाटे के इस आंकड़े के दम पर बाजार की तेजी बनी रह पाएगी, ये सोचना सही है? डेफिनेटली। मैंने बहुत साल पहले महाभारत के बारे में एक चीज सुनी थी कि युधिष्ठिर में भले 99 अवगुण हो, बट उनमें एक गुण ऐसा था धर्म के रास्ते पे चलने का, जो उनके सारे अवगुण को कवर कर लेता था, ढक देता था। दुर्योधन में भले 99 अच्छाइयां थी, लेकिन ईर्ष्या की एक जो बुराई थी वो अपने 99 अच्छाई को ढक देता था। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा गुण हो तो आपकी 99 कमजोरी को वो कवर कर लेता है। ये जो फिस्कल प्रूडेंस का पाथ है वो हमारी 99 कमजोरियों को कवर कर सकता है। फिस्कल प्रूडेंस का पाथ लेके एक हमने एफआई को अश्योरेंस दिया है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को अश्योरेंस दिया है कि भले दुनिया स्पेंडिंग के पाथ पे चली जाए, हम अपना सेविंग्स का पाथ बना के रखेंगे। फिस्कल डेफिसिट कम की तो गवर्नमेंट का नेट बोरिंग प्रोग्राम कम हुआ। इसकी वजह से बैंकर्स के हाथ में अब ज्यादा पैसा रहेगा प्राइवेट सेक्टर को लेंड करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर की इन्वेस्टमेंट इफिशिएंसी से थोड़ी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो आप प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं क्रेडिट अवेलेबल करके। जब जब फिस्कल डेफिसिट कम होती है, महंगाई की एक्सपेक्टेशंस कम होती है। महंगाई की एक्सपेक्टेशंस कम होती है तो आप ब्याज के दरों में कटौती कर सकते हैं। जो आरबीआई की प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट थी कि आप फिस्कल प्रूडेंस रखिए, तो हम मॉनेटरी ईजिंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे चल के हम ग्लोबल रेटिंग एजेंसी से निगोशिएट कर सकते हैं कि भाई आप हमारे 5000 साल के क्रेडिट हिस्ट्री को तो इग्नोर करते हैं, जहां पे हमने किसी भी गोरे निवेशक को कभी डिफॉल्ट नहीं किया, बट अब जब बाकी देश, बाकी दुनिया, चाहे चीन हो, चाहे रशिया हो,
चाहे ब्राजील हो, वो स्पेंडिंग के खर्चे पे जा रहे हैं, स्पेंडिंग की पाथ पे जा रहे हैं, तब आप हमारे सेविंग्स के पाथ को देख के रेटिंग अपग्रेड करिए। जब हमारी रेटिंग आउटलुक या रेटिंग स्टेटस अपग्रेड होता है तो पेंशन फंड, सॉवरिन फंड, उनके फ्लो आते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमने देखा है कि सन 2003 से 2008 में जब सेंसेक्स 3000 का 21,000 हुआ था, उस वक्त अर्निंग 7 टाइम नहीं बढ़ी थी। उस समय पी रेशो हमारा तकरीबन 12 से 36 की तरफ चला गया था। उसमें एक जो महत्वपूर्ण परिबल था वो ये था कि हमने फिस्कल डेफिसिट 7% से 3% कर दी थी। तो फिस्कल डेफिसिट कम करने की वजह से आपकी इक्विटी मार्केट की री रेटिंग भी होती है। तो ये एक फिस्कल डेफिसिट का जो युधिष्ठिर की तरह का गुण है वो हमारी बहुत सारी कमजोरियों को कवर कर देता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम फिस्कल प्रूडेंस के पाथ पे चलते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशक के लिए, कि अब आप भारत में निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने रेटिंग एजेंसीज की बात करी और रेटिंग एजेंसीज की नजरें साफ तौर पर टिकी हुई थी कि भारत में रिफॉर्म्स किस तरह से होंगे, और वो थोड़ी गाड़ी डगमगा गई थी जब मॉनसून सेशन और विंटर सेशन वॉश आउट हुआ था। लेकिन ये जो 17 दिन का बजट सेशन था, इसमें हमने देखा आधार जैसे बिल कल पास हो गए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल जो लंबे समय से अटके हुए थे वो पास हो गए। ये बताइए रेटिंग एजेंसीज क्या अब और होप करेंगी, और जीएसटी बिल के ऊपर नजर होगी, बैंक्रप्सी जैसे बिल पर नजर होगी, और आपकी नजर क्या होगी? आपको लगता है कि जो सेशन वापस से शुरू होगा 25 अप्रैल से, इसमें ये सब बड़े बिल्स भी पास होंगे? डेफिनेटली मेरे हिसाब से जिस तरह से इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में एक के बाद एक बिल पास रहे हैं, वो उम्मीद बढ़ाते हैं कि आने वाले सेशन में बैंक्रप्सी कोड एंड जीएसटी बिल भी पास हो सकते हैं। बैंक्रप्सी कोड पास होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, जीएसटी बिल पास होने की गुंजाइश शायद थोड़ी कम है, बिकॉज अभी भी उसमें निगोशिएशन हो रहा होगा। बट महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि आधार जैसा बिल पास करके हम सब्सिडी को टारगेट कर पाएंगे। आज देश में तकरीबन 16.5 करोड़ लोग एलपीजी सब्सिडी लेते हैं, उसमें 75 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सब्सिडी वापस कर दी है। सरकार ने भी मतलब एक कदम उठाया है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा डिक्लेयर की गई हो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, तब आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आई एम श्योर भारत में बहुत सारे लोग हैं जिनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है पर डिक्लेयर शायद नहीं होती है। तीसरी चीज जो सरकार ने की है कि ये 16.5 करोड़ लोगों में से 11.5 करोड़ लोगों का जो सब्सिडी पेमेंट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। आधार को स्टैट्यूटरी बैकिंग देके बाकी के जो 5 करोड़ लोग हैं उनको भी हम इसी फितरत में लेके आएंगे कि वो अपनी बैंक अकाउंट डिस्क्लोज करें और वहां पे क्रेडिट हो सकता है कि इस 5 करोड़ लोगों में कुछ लोग पेपर पे ही एग्जिस्ट करते हो, रियल लाइफ में न हो, तो इस तरह से हम सब्सिडी की जो पेमेंट है वो डायरेक्ट आदमी पे ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर कर पाएंगे। हम तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल सब्सिडी में खर्चा करते हैं, एंड उसमें कई जगह पे इनएफिशिएंसीज आ गई है। तो ये स्टैट्यूटरी बैकिंग आधार को देके उसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी को ट्रांसफर करके हम इस सब्सिडीज की इफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। दिलेश भाई, बाजार पर एक राय लेते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब बदले हुए माहौल में क्या कमोडिटी वाले शेयर, ये कंपनियां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? क्या वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, या फिर कोई दूसरे सेक्टर से जहां पर आप बुलिश है? एक है कि आप मीडियम टर्म ट्रेडिंग करें, और दूसरा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। कमोडिटी सेक्टर में हमने देखा है कि पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में उन्होंने मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस बहुत क्रैश हो चुकी है, तो ऑब्वियसली ये शेयर्स अपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। थोड़ी कमोडिटी प्राइस ऊपर आई, थोड़े ब्याज के दर कम हुए, थोड़ी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हुई, थोड़ी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, तो ऑब्वियसली इस कमोडिटी कंपनीज को एक ब्रीथिंग स्पेस मिला है और उस वजह से उनके शेयर्स भागे हैं। लेकिन आपको एक चीज में ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी कमोडिटीज कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा डेट का बर्डन है। अगर कमोडिटी प्राइसेस 6 महीने आगे पीछे हो गए ऊपर जाने में,
तो ये जो डेट का बर्डन है, जो ब्याज चुकाना है, वो आपके पूरे इक्विटी रिटर्न को लेके जाएंगे। सो इस सभी चीजों को मद्देनजर रखते कमोडिटी शेयर्स में आप ट्रेडिंग करिए, मीडियम टर्म ट्रेडिंग करिए। ऐसा नहीं कि सुबह लिया शाम को बेचा, बट आप उसमें एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग करिए। इसमें लॉन्ग टर्म निवेश करके बहुत ज्यादा पैसा बने ऐसा नहीं लगता। कमोडिटी स्टॉक्स प्रोबेबली मार्केट को अंडर परफॉर्म ही करते रहेंगे, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि चाइना के पास बहुत सारी कैपेसिटीज है बहुत सारी कमोडिटीज में। नीलेश भाई, चूंकि बजट के बाद आपसे पहली बार बातचीत हो रही है, एक तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आप बजट के पहले कई शोज हमारे साथ कर चुके थे, बजट स्पीच के दौरान हमारे साथ रहे और आपने देखे भी कि जो नंबर्स आए 11 साल में सबसे बेहतरीन नंबर्स आए सीएनबीसी आवाज का बजट स्पीच के दौरान 87% मार्केट शेयर था और बजट के तुरंत बाद आपके फर्स्ट रिएक्शन हमें मिले और एनालिसिस मिला। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद भी। थैंक यू अनिल जी। एक तो हम देश की बोली बोलते हैं और ऊपर से मतलब मुझे एक फीडबैक मिला था किसी ने कि आप देश की धड़कन भी कहते हैं। पिछले 2 सालों से मैंने देखा है कि बजट में कई ऐसी प्रपोजल हैं जो हमने सीएनबीसी आवाज के थ्रू सरकार के समक्ष पेश की थी। इस वक्त भी अगर हम देखें जो इनकम डिस्प्यूटेड टैक्स सेटलमेंट स्कीम है वो हमने बोला था कि ये करना चाहिए। एक फिस्कल डेफिसिट का पाथ मेंटेन करना चाहिए, बट बोरोइंग बढ़ा के या टैक्स बढ़ा के नहीं, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट्स करके, तो वो भी इस बजट में आ गया है। तो हमने बहुत कंस्ट्रक्टिवली बजट में क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया है, रादर देन बजट में क्या नहीं है, कंट्री में क्या नहीं है। और मेरे हिसाब से लोग इस कंस्ट्रक्टिव चीज को देख के सीएनबीसी आवाज के साथ मुहिम में जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट जो एक चीज मैंने एनालाइज की है कि सीएनबीसी आवाज की टोटल व्यूअरशिप बाकी सारे हिंदी चैनल, इंग्लिश चैनल सबको मिला के भी ज्यादा है। तो ये जो हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, आप जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, उसकी रिजल्ट है। उसमें आपका काफी कुछ सहयोग और योगदान है। नीलेश भाई, 2 चीजें मुझे याद आ रही है बजट के तुरंत बाद जो मैंने आपसे बात की थी। पहला तो आपने कहा था कि 3.5% का फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, और वो एक्चुअली बजट की स्पीच चल रही तभी आपने इशारा किया था कि ये बहुत बढ़िया है, बाजार को बड़ा पसंद आएगा। दूसरा, बैंक्स को लेकर जो कुछ भी उपाय बताए थे, आपने कहा था कि अब आरबीआई की तरफ से रेट कट आएगा, ये लगभग आम राय बन रही। और उस दिन भले ही बाजार ने रिएक्शन नहीं किया हो, लेकिन आपका एनालिसिस एकदम परफेक्ट उसी समय टारगेटेड था और बाद में बाजार ने इसे रियलाइज किया। आई थिंक उस दिन बाजार ने डिलीवरी के ऊपर ध्यान दिया था, किस तरह स्पीच आ रही है, किस तरह पार्लियामेंट चल रही है। फिर रात को जब बैठ के उन्होंने कंटेंट देखा, तब शायद उन्हें ये युधिष्ठिर का गुण दिखा कि ये फिस्कल प्रूडेंस का पाथ तो बहुत सारी नेगेटिविटी को, बहुत सारे लिमिटेशंस को कवर कर देगा। एंड प्रोबेबली इसमें लीडरशिप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ली, जिन्होंने कई जगह पे इमर्जिंग मार्केट में देखा है। मतलब अगर हम एक देखें तो एक समय था जब भारत, रशिया और ब्राजील तीनों का मार्केट कैप सही था। आज हम लोग इस बात से फक्र ले सकते हैं कि रशिया भारत से 75% नीचे गिर गया है। 2012 या 13 में हम लोग साथ खड़े थे, आज वो मेरे से 75% पीछे खड़ा है। ब्राजील मेरे से 60% नीचे खड़ा है। उन्होंने अपनी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई है जो उन्हें हमसे 60 और 75% पीछे लेके गए हैं। चलो हम आगे नहीं बढ़े, लेकिन औरों के सामने वहीं पे खड़े रह के हम उनसे बहुत आगे चले गए हैं। तो ये हमारे लिए फक्र की बात है और यही चीज ग्लोबल निवेशक भारत में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश भाई आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और खास तौर से बजट के पहले, बजट के दौरान, बजट के बाद भी लगातार आपका सहयोग, मार्गदर्शन, कंट्रीब्यूशन हमें मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इस बीच बजट के बाद से लेकर अब तक का सबसे उच्चतम स्तर बाजार में आपको नजर आएगा, यानी कि 1 फरवरी के बाद से जो बाजार ने तेजी दिखाई है वो इस वक्त सबसे हाईएस्ट लेवल है। और अब हम बात करेंगे एक और ऐसे खास मेहमान से जिनसे भी हमें बजट से पहले, बजट के दिन, बजट शुरू होने के पहले, बजट के बाद लगातार सहयोग मिला है।
अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में। सर स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और आपकी मेहनत रंग लाई है। देखिए बहुत बहुत मुबारक हो आपकी पूरी टीम को, अनिल जी, अमन जी, बहुत ही ये तो खुशी की बात है और आपकी मेहनत रंग लाई है, यही कहेंगे। हम तो जुड़े हुए हैं आपसे कब से, पिछले कई सालों से देख रहे हैं, तो थैंक यू। और बहुत अच्छा, आप अच्छा वक्तव्य देते हैं, अच्छा दृष्टिकोण देते हैं इन्वेस्टर्स को, और उसी का फलस्वरूप है कि आपको इस तरह के मार्केट से आपको इस तरह के रिटर्न्स दिख रहे हैं। बहुत अच्छे। बिल्कुल सर, अब आपका बाजार पर एक राय जानना चाहते हैं, और वो काफी अहमियत रखती भी है। ये बताइए कि क्या लग रहा है, क्या सेंस मिल रहा है अब ये जो कंसोलिडेशन के बाद जो वापस से तेजी शुरू हुई है ग्लोबल मार्केट्स के अच्छे प्रदर्शन के दम पर, ये आगे और जारी रह सकती है? क्या और तेजी बनने के लिए बाजार तैयार हो रहे हैं? आप कैसे रीड कर रहे हैं इसे? देखिए, बाजार तैयार तो हो रहा है, ये लग रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल है। ये जो शॉर्ट स्क्वीज था कमोडिटीज में, इमर्जिंग मार्केट्स पे, वो बदला है, वो फ्लोज आए हैं। इमर्जिंग मार्केट इक्विटी फंड्स देखें तो 2 हफ्ते में $11 बिलियन, लगभग 70,000 करोड़ इमर्जिंग मार्केट्स में आए हैं पिछले 2 हफ्ते में। तो ये फ्लो बदले हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं भारतीय मार्केट्स में भी तेजी। तो जब तक ये फ्लो रहेंगे आपको तेजी दिखेगी। मैं यही कहूंगा कि फंडामेंटल नहीं बदले हैं, तो ये एक जरूर आप चेतावनी दीजिए दर्शकों को कि अगर निवेश भी करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें, क्योंकि ये बदल सकता है मार्केट अगर कुछ सेंटीमेंट में खराबी आती है। अब कल रात को जो फेड का बयान आया है वो बिल्कुल उन्होंने उल्टा कर दिया। अपने दिसंबर का जो वक्तव्य था कि 4 बारी करेंगे रेट हाइक्स, अब 2 पे आ गए हैं। लगता है साल के अंत तक कुछ नहीं होगा, यही मार्केट अब लग रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स देखें तो लगभग 22% प्रोबेबिलिटी है कि जून में एक हाइक हो जाएगा, जो कल सुबह 38% थी। तो इतनी तेज प्रोबेबिलिटी गिरी है, तो लगता नहीं। अब वो सीधा सेंट्रल बैंक नहीं कह सकता हम गलत थे, वो धीरे धीरे करके आपको पूरा साल निकाल देंगे, यही अब मार्केट। तो इमर्जिंग मार्केट्स की पार्टी जारी रहेगी लग रहा है। और उसके चलते आप देखिए, कल फाइनेंशियल टाइम्स में हमारा आर्टिकल आ गया कि मोदी सरकार पे आर्टिकल आ गया। चाहे वो कोशिश कर रहे थे कि नेगेटिव रहे, फिर भी बोले कि देखिए ये बिल्कुल प्रो मार्केट नहीं है सरकार, रिफॉर्म्स थोड़ा स्टॉल्ड है। बट कहां आप देखेंगे भारत के सिवाय आप ग्रोथ कहां देखेंगे? पूरा आर्टिकल आ गया। मार्टिन वुल्फ जो कि एक बहुत चुनिंदा कमेंटेटर है, उन्होंने कल आर्टिकल लिखा फाइनेंशियल टाइम्स में। तो ये जब इस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में जब बात शुरू हो जाती है, तब आप देख सकते हैं कि रेजिंग थोड़ा सा बुल आ रहा है, ये लग रहा है। अब बहुत दारोमदार रहेगा कि FI फ्लोज बरकरार रहे, लगता है, क्योंकि इतनी बिकवाली हुई, 6 महीने से भारत बेचा गया, तो अब लगता है कि ये टर्न हो रहा है, अच्छा टाइम लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जो पॉइंट्स आप दे रहे हैं, लेकिन अब एक्चुअली मैं सुबह सोचा था कि जेनेट येलन ने बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट दिया है कि 4 के बजाय 2 ही करेंगे। मुझे ये भी नहीं लगा था कि इतना साफ साफ वो बोलेंगे। उनसे ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट आपका है कि 1 भी नहीं होगा रेट हाइक। तो हमारे लिए आसान है, वो तो सेंट्रल बैंक चीफ है। नहीं, फिर भी उनके बयानों का प्रॉपर एनालिसिस करना इतना आसान काम नहीं जो आप कर रहे हैं। लेकिन अजय जी, अब RBI गवर्नर क्या बोल के बचेंगे ब्याज दरें नहीं घटाने को लेकर? अब तो घटनी है, क्या ये कल सही दिन है फ्राइडे का? मैं तो कहता हूँ मार्केट के बाद कर देना चाहिए, आज ही कर देना चाहिए। काल करे सो आज कर, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं। आपका इन्फ्लेशन नीचे है, आपका फिस्कल डेफिसिट ठीक है, रुपये आपका स्टेबल है। अच्छा, अमेरिका रेट नहीं बढ़ाएगा, तो ये भी डर था कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर बहुत ज्यादा हो गया या डॉलर स्ट्रांग हो गया, तब हमें चाहिए कुछ एम्यूनिशन। अब आपके पास कुछ भी नहीं है, आप 50 पैसे काट सकते हैं। मैं तो कहूंगा बोल्डली आइए, जैसे सितंबर में राजन साहब ने आके मार्केट को एक प्रोत्साहन दिया था, 50 बेसिस पॉइंट लेके आइए। मार्केट का भी भला होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट का भला होगा, बैंक्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि उनको अपने बॉन्ड होल्डिंग्स पे मुनाफा मिल जाएगा मार्च 31 से पहले का। तो आपके हर तरीके से अच्छा है देश के लिए। आप 50 बेसिस पॉइंट कल लेके आइए। हम तो 25 नहीं 50 चाहिए बाजार को। 50 बेसिस पॉइंट तो कम से कम इस समय बनता ही है। ये बताइए, तो फिर रेट सेंसिटिव में ऑटो, बैंक, रियलिटी या फिर इंफ्रा, इसमें से आप कौन से सेक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे? वो क्रम में बता दें। क्रम में बैंक देख लीजिए, बैंक ही लेगा इस इकोनॉमी को आगे, बैंक से ले जाते हैं। आप देख रहे हैं वो हो रहा है। एक जो चेंज हुआ है कि PSU बैंक भी अब अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि इतना जब फोकस आता है ना, एक तो बैंक डरेंगे अब, जिस तरह से पहले क्रोनी कैपिटलिज्म होता था। दूसरा, अब ये भाग रहे हैं। अब किंगफिशर हाउस आप 6 साल पहले ऑक्शन कर सकते थे, फाइनली आज हो रहा है। तो बैंक उठ गए हैं।
तो PSU बैंक भी अच्छा करेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छा करेंगे। ऑटो तो लग ही रहा है, पे पैनल के चलते टू व्हीलर भी उछलेगा। तो मैं कहता रहा हूं टू व्हीलर, पेंट कंपनियां हैं, जिस तरह से जो लोग पेंट वेंट नहीं कर रहे थे घर, अब घर पेंट होने लग जाएंगे, पैसा जेब में आएगा। तो ओवरऑल ये है, रियल एस्टेट से दूर रहिए। रियल एस्टेट बिल काफी हानिकारक है रियल एस्टेट कंपनियों के लिए, तो रियल एस्टेट से दूर रहिए। ये अभी भी मैं नहीं कहूंगा, हाँ उछाल आ सकता है, ट्रेडिंग होंगी वो ओवरऑल और कमोडिटी अब लग रहा है क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी फिर रहा है, तो आप 1-2 महीने 3 महीने के होल्डिंग पीरियड से कमोडिटी स्टील स्पेशली आप देख सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म नहीं। अच्छा, ये मैं पूछने ही वाला था, तो आपने स्टील की बात कर दी। चलिए मैं अब वो मेन बड़ी कमोडिटीज को हटके ये खाने पीने वाली चीजें, शुगर, चाय, कॉफी, शुगर, अब इनमें जो तेजी हो रही है, क्या यहाँ भी साइकिल बदलता हुआ दिख रहा है? लोग काफी बुलिश हो रहे हैं, और ये शेयर भी जब चलते हैं तो फिर वो 10-20-50% रिटर्न नहीं देते, 3-4 गुना बढ़ते हैं। बिल्कुल, अब कुछ तो 10-10 गुना भी बढ़ गए हैं पिछले 1 साल में। वो देखिए, वो ग्लोबल चलते हैं क्योंकि शॉर्टेज है, ब्राजील का क्रॉप काफी फेल हुआ है, शुगर का जो प्राइस बढ़ा है, और उसके चलते है कि एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बट डोमेस्टिक अगर आप देखें, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी रियलाइजेशन से कम है। दूसरा, यूपी इलेक्शन है अगले साल, यूपी सरकार MSP क्या देती है गन्ने पे, वो बहुत निर्भर रहता है। तो मैं नहीं कहूंगा शुगर में, आप अगेन 2 महीने 3 महीने के लिए खेलिए, फिर निकल जाइए, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आइए। लॉन्ग टर्म का नहीं है शुगर सेक्टर। पूरे बाजार को एक चीज, दुनिया भर के बाजारों को एक चीज जो प्रभावित कर रही है वो कच्चा तेल है, और कच्चे तेल में कल जो संकेत आए हैं कि 17 अप्रैल को एक और बैठक होने वाली है कतर में, ओपेक देशों और नॉन ओपेक देश के कुछ लोग भी आएंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं कई लोगों से पूछता हूं तो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना कच्चा तेल किस तरफ जाएगा, लेकिन क्या सेंस लग रहा है? कम से कम वो जो $20 की बातें हो रही थी और नीचे जाने की बातें हो रही थी, वो कम से कम अब नहीं होंगी, और कच्चा तेल 40 के आसपास स्टेबल होगा। आपका क्या सेंस है? लग तो यही रहा है, क्योंकि बहुत जो पोजीशंस थे, शॉर्ट्स थे, वो काफी कटे हैं और लॉस भी हुए हैं लोगों को। तो लगता है कि अब कहीं पे रशिया और सऊदी के बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाता है, ईरान अगर आता भी है, ऑलरेडी 50,000 बैरल पर डे का कमी हुआ है, कटौती हुआ है। यूएस के शेल में कटौती हुआ है, और यूएस शेल का क्या बात है, अगर आप आज निवेश नहीं करेंगे तो 2 साल तक आप उसको बढ़ा नहीं सकते। तो जो 9 मिलियन का था वो 8.6 मिलियन पे आ गया है उनका उत्पादन ऑलरेडी। और ये ऑयल, ये जो वेल्स हैं वो काफी तेजी से, क्योंकि बहुत सुपरफिशियल वेल रहते हैं ये, पानी आप डालते हैं और तेल निकालते हैं रॉक में से, तो वो काफी तेजी से खपत भी हो जाती है उनकी। तो अगर आप ड्रिलिंग नया नहीं करते, जो नहीं हो रहा है, तो वो फिर गिरता जाता है। तो उसके चलते तेल के लिए एक स्टेबिलिटी है जरूर। अब ये आप कह सकते हैं कल को इन्वेंट्री फिगर और आ जाएगा, क्या निकलेगा तेल का कहना वो सब पता नहीं हो, लेकिन एक चीज मेरे को पता है, आपकी नॉलेज जबरदस्त है। तेल कैसे निकलता है वो भी आपको पता है। अब तक मैं सोचता था कि आप खाली बैलेंस शीट की रिसर्च करते हुए देखते हैं। और ये जो ग्वार गम वाले हैं वो भी होता है, क्योंकि ग्वार गम डलता है उसके अंदर, क्योंकि वो ज्यादा लुब्रिकेंट करता है। तो आप कल देख रहे थे इंडिया ग्लाइकोल्स किस तरह भाग रहा था, तो ग्वार गम भी उसमें डलता है। मैं अब बाय सेल नहीं कह रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ किस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और ये शानदार रिसर्च हमें बताने के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, बाजार आ चुके हैं इस बार की तेजी के सबसे हाईएस्ट लेवल पर, बजट के बाद के सबसे उच्चतम पर शानदार खरीदारी बाजार में बरकरार। लेकिन फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ग्लोबली ऑयल में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, भारतीय बाजार में कच्चा तेल आज किस तरह से खुलेगा, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर होगी नजर। एक ब्रेक के बाद हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।